दोस्तों नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नागर शैली और द्रविड़ शैली की मंदिरों के वास्तुकला के विषय में, और इसकी तुलनात्मक जो है हम परिचय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भारत की दो महान वास्तुशिल्प परंपराओं का एक गहन विश्लेषण जो है वो हम लोग करने वाले हैं। देख रहे हैं कि एक तरफ नागर मंदिर यहाँ बनाई गई है, दूसरी तरफ जो है द्रविड़ शैली की मंदिर है, और इस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो मंदिर क्या होती थी? केवल पूजा स्थल ही नहीं बल्कि सभ्यता के केंद्र हुआ करते थे। तो प्राचीन भारत में मंदिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र थे। इनका निर्माण लोगों को धार्मिक सहजता प्रदान करने के साथ साथ बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता था। गुप्त काल मंदिर स्थापत्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसमें तीन प्रमुख शैलियों का उदय हुआ: नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। यह प्रस्तुति भारत की दो सबसे प्रमुख शैलियों नागर और द्रविड़ शैलियों के मूलभूत अंतर को, दोनों के बीच जो मूलभूत अंतर है उस पर केंद्रित है। ठीक है, तो देखिए एक तरफ नागर शैली है, दूसरे तरफ द्रविड़ शैली है, और दोनों को मिला करके एक जो है बेसर शैली जो है अस्तित्व में आई गुप्त काल के दौरान। तो उसे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक राष्ट्र दो वास्तुशिल्प क्षेत्र। ठीक है, तो नागर शैली का जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं इस तरह से, जो उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है वो नागर शैली का क्षेत्र है। द्रविड़ शैली का जो क्षेत्र है वो क्या है? दक्षिण भारत का क्षेत्र है। तो नागर शैली भारत के उत्तरी भागों में प्रचलित हुई और द्रविड़ शैली जो है भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, दो शैलियाँ, दो भिन्न संरचनाएं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं नागर शैली, ठीक है, और ये है कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। इसका विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करने ही वाले हैं, लेकिन एक बार आप देख ले कि किस प्रकार से यहाँ पर एक गर्भगृह, शिखर, ठीक है, आमलक और कलश, फिर मंडप आप देख रहे हैं, चबूतरा देख रहे हैं। तो ये सभी नागर शैली की विशेषता है। इसी प्रकार से द्रविड़ शैली में एक गोपुरम जो तोरण द्वार होता है, फिर स्तूपिका, विमान, गर्भगृह, ठीक है, और जो है इस परिसर में एक जल सरोवर की भी संरचना पाई जाती है। तो इस प्रकार से है दो शैलियाँ, दो भिन्न संरचनाएं। तो इसमें क्या है? शिखर बनाम विमान। आप द्रविड़ शैली में आप देखें इसमें कि जहाँ नागर शैली में शिखर है, ठीक है, मंदिर का जो मुख्य भाग जो देख रहे हैं वो शिखर है, और द्रविड़ शैली में क्या है? विमान है। ठीक है, तो वही दिया गया है। टावर को शिखर कहा जाता है। यह आकार में वक्र, ठीक है, और अंदर की ओर झुकता है। एक मंदिर में एक से अधिक शिखर भी मिल सकते हैं। ठीक है, विमान देखें तो मुख्य मंदिर के टावर को विमान कहा जाता है। यह एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है। एक मंदिर में केवल एक ही विमान होता है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद देखें तो शिखर का मुकुट आमलक और कलश बनाम स्तूपिका। ये कलश बनाम स्तूपिका देखें तो नागर शैली के जो शिखर के ऊपरी हिस्से को आमलक, ठीक है, एक चक्राकार पत्थर, और कलश एक पवित्र पात्र से सुशोभित किया जाता है। ठीक है, तो ये आमलक और कलश जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आमलक और कलश, इसे देखें यहाँ पर ये आमलक और कलश है, और यहाँ पर स्तूपिका है। ठीक है, तो ये है। और द्रविड़ शैली में देखें तो विमान के ऊपरी हिस्से को स्तूपिका कहा जाता है, जो अक्सर एक छोटी गुंबद जैसी आकृति होती है स्तूपिका की। पवित्र परिसर में प्रवेश की बात करें तो गोपुरम होती है। ठीक है, प्रमुख प्रवेश द्वार का अभाव। नागर शैली में के मंदिरों में देखें तो भव्य प्रवेश द्वार या गोपुरम प्रमुख नहीं होते हैं। परिसर जो है अक्सर कम घिरा हुआ होता है। अपवाद जो है, इसका अपवाद है उड़ीसा स्कूल में विशाल चारदीवारी देखी जा सकती है। तो एक उदाहरण है, लेकिन जो नागर शैली है उसमें प्रवेश द्वार की भव्यता का जो है इसमें प्रमाण देखने को नहीं मिलता। जबकि द्रविड़ शैली में देखिए कितनी विस्तृत यहाँ पर जो है तोरण द्वार, गोपुरम देखने को मिल रही है। तो द्रविड़ मंदिर एक विशाल चारदीवारी से घिरे होते हैं, जिसमें गोपुरम नामक एक विशाल और अलंकृत प्रवेश द्वार होता है। यह अक्सर मंदिर के मुख्य विमान से भी ऊंचा होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस आकृति को देख सकते हैं कि कहीं कहीं गोपुरम जो है ज़्यादा ऊंचा होता है, इस विमान से भी ऊंचा होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए तो नींव और आधार की बात करें तो धरती से जुड़ाव। ठीक है, तो धरती से जुड़ाव की बात करें तो ऊंचा चबूतरा होता है नागर शैली में,
नागर मंदिर आमतौर पर एक ऊंचे चबूतरे पर या पेडेस्टल पर बनाए जाते हैं जो कई स्तरों का हो सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। ठीक है, और द्रविड़ शैली में देखें तो जमीनी स्तर की संरचना है। द्रविड़ मंदिरों में पेडेस्टल को जमीनी स्तर पर रखा जाता है। मंदिर परिसर में फैला होता है, न कि ऊंचाई पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो ये जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं। इसके बाद देखें तो प्रांगण के तत्व, जल और दीवारें। तो यहाँ देखिए जल सरोवर अनुपस्थित होता है नागर शैली में। नागर शैली के मंदिर प्रांगण में जल सरोवर या तालाब का होना एक विशिष्ट विशेषता नहीं है, जबकि विशाल जलाशय की उपस्थिति यहाँ दक्षिण भारत के मंदिरों में यानी कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में देखने को मिलती है। दक्षिण भारतीय मंदिर में एक बड़ा जलाशय या मंदिर का सरोवर एक अनिवार्य हिस्सा होता है, जिसका उपयोग अनुष्ठानों और सामुदायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, दीवारों की ठीक है कहानी देखें तो बाहरी मूर्ति कला। देखिए नागर शैली के मूर्तियों में देखेंगे तो यहाँ गंगा, यमुना और कामुक छवियाँ जो है वो देखने को मिलती है। मंदिर के बाहर देखें तो नदी देवियों, गंगा और यमुना की छवियाँ और कभी कभी कामुक छवि यानी कि मिथुन जो है वो पाई जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ द्रविड़ मंदिरों में देखें तो द्वारपालों की मूर्तियाँ पाई जाती है। द्रविड़ मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर देवताओं के उग्र रक्षकों, द्वारपालों की विशाल मूर्तियाँ जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, मंदिर से परे निर्माण का उद्देश्य देखें तो मुख्यतः जो है नागर शैली के जो मंदिर थे उसका धार्मिक प्रयोजन था। ठीक है, तो उत्तर भारत में मंदिर आमतौर विशुद्ध रूप से धार्मिक और पूजा पाठ के प्रयोजन के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, और द्रविड़ मंदिरों की बात करें तो दक्षिण भारत के जो मंदिर होते थे केवल पूजा स्थल ही नहीं थे, वे प्रशासन के केंद्र हुआ करते थे, क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के साधन हुआ करते थे और शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। ठीक है, नागर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर भव्य पैमाने का प्रतीक है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का प्रतिष्ठित ओडिसी शिखर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का जटिल नक्काशी और बहु शिखर संरचना यहाँ पर पाई जाती है। तो ये सभी क्या देख रहे हैं तो नागर शैली के प्रमुख उदाहरण में कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर और खजुराहो के मंदिर मुख्यतः शामिल है, जो इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। ठीक है, द्रविड़ शैली के उत्कृष्ट उदाहरण देखें तो द्रविड़ शैली की भव्यता तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, गंगई कोंड चोलपुरम जैसे मंदिरों में देखी जा सकती है, जो उनके विशाल विमान और गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर ये बृहदेश्वर का मंदिर है तंजौर का। ठीक है, विशाल विमान का एक उत्कृष्ट नमूना है। गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर सुंदर और परिष्कृत रूप में देखें किस प्रकार से है, कितनी भव्यता है। और मीनाक्षी मंदिर मदुरई का जो देखें भव्य और अलंकृत गोपुरम कितनी बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हमने नागर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण देखे, द्रविड़ शैली के उत्कृष्ट उदाहरण देखे और हम लोग पूरी तरह से तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं नागर शैली में और द्रविड़ शैली में। तो अब हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं मुख्य अंतर में। तो देखिए क्षेत्र में देखें तो उत्तरी भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। मुख्य टावर को नागर शैली में शिखर और द्रविड़ शैली में विमान कहा जाता है। शीर्ष भाग में नागर शैली में आमलक और कलश होते हैं, द्रविड़ शैली में स्तूपिका होती है। प्रवेश द्वार नागर शैली में प्रमुख नहीं होता है, लेकिन द्रविड़ शैली में विशाल गोपुरम होता है। आधार की बात करें तो नागर शैली में ऊंचा चबूतरा होता है, जबकि द्रविड़ शैली में जमीनी स्तर होता है। जल सरोवर की बात करें तो नागर शैली के जो मंदिर परिसर है उसमें अनुपस्थित होता है, जबकि द्रविड़ शैली में अनिवार्य रूप से उपस्थित होती है। बाहरी मूर्ति देखें तो नदी देवियाँ, गंगा यमुना की तस्वीरें होती है, मूर्तियाँ या मिथुन जो है की तस्वीरें होती है, जबकि द्रविड़ शैली में द्वारपाल का भयावह द्वारपाल का तस्वीर होता है। अब उद्देश्य की बात करें तो मुख्यतः धार्मिक उद्देश्य नागर शैली का होता है, जबकि द्रविड़ शैली जो है धार्मिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक केंद्र हुआ करते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विविधता में एकता भारतीय वास्तुकला की आत्मा है। तो नागर और द्रविड़ शैली अपनी विभिन्नता के बावजूद जो है भारतीय शिल्प, आस्था और संस्कृति की साझा विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। यह मंदिर केवल पत्थर की संरचना नहीं है, बल्कि भारत की जीवंत ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा के अस्थायी स्मारक है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने इस नागर शैली और द्रविड़ शैली के तुलनात्मक अध्ययन को बारीकी से अध्ययन किया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।